एक नाना पाटेकर साहब की फिल्म आई थी गुलाम मुस्तफ़ा। उसमें एक किरदार होता है शिवाजी सतम, जिनको हम लोग सीआईडी के नाम से, सीआईडी में जो प्रदुमन है एसपी प्रदुमन, उनका नाम सीआईडी सतम, उन्होंने उस फिल्म में किरदार निभाया था। वो एक शरीफ पिता का किरदार निभाते हैं। उसमें एक सीन होता है जिस सीन में जो एक सरकारी मुलाजिम होते हैं उनके पास कुछ लोग पहुंचते हैं कि सर मेरा पैसा ले लो और मेरा काम कर दो, मतलब घूस देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो काफ़ी ईमानदार, वो घूस नहीं लेते हैं और उसका जो काम भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उसके काम में कुछ फॉल्ट होता है तो वो अगला आदमी फिर से दूसरे दिन आता है, कुछ ज़्यादा पैसे की रकम लेके आता है और उसे पैसे देने की कोशिश करता है कि सर पैसा ले लो और मेरा काम कर दो। वो एक मोहनिस वाली इंस्पेक्टर होते हैं, वही कुछ बन के आते हैं उनको फंसाने के लिए। तो ऐसा होता है और जैसे ही वो पैसा लेते हैं और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा बहुत सारी फिल्मों में हुआ है। लेकिन एक वाकया जो ऐसा रियल लाइफ में हुआ है, जो कि बराबर होता रहता है, लेकिन उस चीज़ के लिए उस आदमी को 39 साल लग गया केस लड़ने में। 39 साल बाद इसी महीने 2025 में कोर्ट का एक फैसला आता है कि आपने जो किया था वो गलत था, मतलब आप पे जो इल्ज़ाम लगा था वो गलत था। बात दरअसल सिर्फ 100 रुपये की हो रही है। आपने 39 साल पहले 100 रुपये रिश्वत नहीं लिए थे। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया 39 साल बाद। जिस समय उस पर इल्ज़ाम लगा था उस समय उसकी उम्र 41 साल की थी, 41 से 43 साल की उम्र थी। आज उनकी उम्र 86 साल हो चुकी है। इस समय उन पर यह इल्ज़ाम लगा था, उस समय वो जवान थे, लेकिन आज पूरे बूढ़े हो चुके हैं। उनके पाँव में ताकत नहीं है और वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां उनके साथ हुई। इस परेशानियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरी कहानी को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। आखिर कोर्ट ने इतना समय क्यों लगा दिया 100 रुपये की चीज़ के लिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है वर्मा साहब की। 2 वर्मा साहब की हम लोग बात करेंगे। ये जो है अशोक कुमार वर्मा, उनकी मैं बात करूंगा। ये कहानी पूरी देखिए तब अच्छे समझ में आएगी। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत दर्दनाक कहानी है कि क्या क्या उनके साथ बीता, क्या क्या हुआ, जैसे एक फिल्मों में दिखाते हैं। आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सच्ची घटना अशोक कुमार वर्मा, जिनका घर जो होता है वो एमपी में होता है। एमपी आज 2 पार्टों में बच चुका है। वो एमपी उस समय एक ही पार्ट में था। 2000 ईस्वी में एमपी का बंटवारा हुआ था। उस समय एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। इससे पहले एक छोटी सी बात और ये है, आज से 6 महीने पहले अप्रैल के महीने में, शायद याद होगा आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, उस न्यूज़ में दिल्ली के एक जज होते हैं हाई कोर्ट के, उनका नाम भी वर्मा होता है, यशवंत वर्मा। उनके घर पे अचानक आग लग जाती है। आग लगी, बहुत सारा नुकसान भी हुआ। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, हो हल्ला होने लगा। इसी बीच में किसी ने वीडियो बना लिया और वो वीडियो जो बनता है वो पैसों का होता है। उस वीडियो में बहुत सारे जले हुए पैसे नजर आए, बहुत सारे की बात कर रहा हूँ। अब इतने सारे जो पैसे जले हुए वीडियो वायरल होता है, तो वायरल होने के बाद ये एक बात तुल पकड़ लेती है कि इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। और उस एक जज जो है, जज की भी एक सैलरी होती है, जितनी सैलरी हो, लेकिन वो सैलरी से ज़्यादा कोई अनुमान भी लगा सकता है कि उसमें बहुत सारे पैसे थे, और बहुत सारे पैसे जो कि उनकी सैलरी से कहीं ज़्यादा थे। अब किस चीज़ के लिए थे लोग पूछना नहीं स्टार्ट करते, क्योंकि वो बड़े लोग, एक जज खुद थे वो, और जज के घर में आग लगी थी। हालांकि कुछ लोगों को इस चीज़ पर विचार करना चाहिए था, लेकिन विचार नहीं हुआ। वो पैसा कहाँ से आया, किसी के फैसले के लिए था या कोई घूस था, तो शायद इसी तरह की कुछ बातें रही होंगी, लेकिन वो बड़े लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो एक इंसान जिस पे 100 रुपये का इल्ज़ाम लगा मात्र, कि आज से कुछ साल पहले, आज से कुछ साल नहीं, 40 साल 39 साल पहले उसको 100 रुपये का इल्ज़ाम लगा, और वो आज तक इस कोर्ट की एड़िया घिस रहा है, चप्पलें घिस रहा है। बहुत परेशानियां उनके साथ हुई, तब जाके सितंबर में फैसला हुआ। तो हम लोग बात करेंगे अशोक कुमार वर्मा की। वो यशवंत वर्मा थे, ये अशोक कुमार वर्मा, जो रायपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले। उनकी जो नौकरी थी MPSRTC, मध्य प्रदेश स्टेट रोड कॉरपोरेशन, वो रोड विभाग में किसी चीज़ में नौकरी थी उनकी। तो नौकरी थी, 2 बच्चे थे, परिवार था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, सरकारी नौकरी भी थी, बहुत बढ़िया चल रही थी। वो काफ़ी ईमानदार थे। तो उन्हीं के एक कलीग जो होता है, वो एक काम करवाने के लिए आया, बिल पास करवाने के लिए। दरअसल उनकी जो ड्यूटी थी ना, वो बिलिंग विभाग में थी। वो बिल पास करते थे, जब वो साइन करते तो किसी का बिल पास होता था, सीनियर अधिकारियों का कागज आता था और वो चेक करके बिल पास करते, साइन करते, तो बिल पास होता, नहीं तो नहीं होता था। उनका एक कलीग पहुँचता है उनके पास और वो बोलता है कि भाई मेरा काम कर दो, ये वाला काम।
तो वो कहता है कि कागज़ देखने के बाद तुम्हारे कागज़ में या फाइल में मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी मैं इस पर साइन नहीं कर दूंगा, और ये जो आगे से मेरा आदेश होगा, मेरे सीनियर अधिकारी अगर मुझे बोलेंगे कि साइन करने के लिए तब मैं साइन करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो फिर वो बात नहीं मानता। वो फिर उसके अपनी जेब से 20 रुपये निकालता है और उनको देने की कोशिश करता है। वो फिर बहुत गुस्सा हो जाता है, बार बार समझा रहा था कि भाई मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, ये इसमें कागज़ में फॉल्ट है, तुम बात क्यों नहीं मान रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। वो उसके 20 रुपये उसके मुंह पे मार देता है, उसका कागज़ उसके हाथ में सौंप देता है। उसे गुस्सा इस बात का आया था कि उसने उसे घूस देने की कोशिश की थी। उसके अगले दिन वो अपने घर से निकले हुए थे ड्यूटी जाने के लिए, एक दुकान पर खड़े थे। उन्होंने दुकान पे जब खड़े थे तो उन्होंने देखा कि वही आदमी उसके दरवाजे तक वहाँ तक पहुँचा था, घर के बाहर की बात बता रहा हूँ। तो उससे वो अपनी तरफ आता देख जब आया तो बोला था, क्या बात है, तुम मेरे घर के आसपास में क्या कर रहे हो? मैंने बोला तुमको कि तुम्हारा काम हो जाएगा, अगर तुम्हारा काम सही रहा, कागज़ अच्छा रहा, कागज़ हो जाएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे सीनियर अधिकारी जब मुझे बोलेंगे तब मैं साइन करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा, तुम्हारा बिल नहीं पास हो सकता। कागज़ सुधार करके लाओ, कुछ जो बातें हैं उसको क्लियर करो, चाहे सीनियर अधिकारी के पास जाओ, मैं नहीं कुछ कर सकता। उस समय वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो काफ़ी ईमानदार, तो उन्होंने साइन नहीं किया। और उसी समय वो अपनी जेब से 100 रुपये निकालता है और उनके जेब में डालने की कोशिश करता है। जेब से जब निकलता है तो 2 50-50 के नोट निकालता है, उसकी जेब में जैसे ही डालता है, ये कुछ समझ पाता, ये अपनी जेब से जब पैसे देखता है कि इसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है, दौड़ा जाता है और वहीं पे डांटना स्टार्ट करता है। और वो अपने जेब से जब पैसा निकाल के वापस देने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच विजिलेंस की टीम होती है जो उस पर निगरानी बनाए रखी हुई थी, वो जाके उसे पकड़ लेती है। ये पूरी बात समझ में नहीं पाया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो तो पैसा देने की बात समझ रहा था, ये पैसा वापस इसे दे रहा था, इसी बीच वो पूरी बात समझ नहीं पाता। विजिलेंस की टीम आती है, इसे पकड़ लेती है। जो आदमी आया था वो कहता है कि मैंने मेरे काम के लिए मुझसे घूस मांग रहा था, मुझसे 100 रुपये लिए, ये बात बोला। और वो आदमी वहीं खड़े होकर अपने बेगुनाही साबित कर रहा था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ये मेरे पास कल भी आया था, इसका कागज़ में फॉल्ट है, मैंने बोला कि तुम मेरे सीनियर अधिकारी के पास जाओ, वो अगर साइन करेंगे तो मैं करूँगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऊपर दबाव है और मैं घूस नहीं ले सकता। वो कल भी मुझे 20 रुपये देने की कोशिश कर रहा था। ये सारी बातें वहाँ पर दलीलें पेश कर रहा था, लेकिन इसकी बात को मानी नहीं गई। वो कितना भी गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाता रहा, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन वो विजिलेंस की टीम से पकड़ लेती है। उसके बाद वो बात आगे पहुंचता है और तत्काल ही आनन फानन में इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये मामला इतना तुल पकड़ लेता है, उस समय की बात बता रहा हूँ, इसके ऊपर जो है एक दाग धब्बा लग जाता है कि घूसखोर का। ये इन्होंने 100 रुपये की घूसखोरी की थी कि नहीं की थी कोई बात नहीं, ये पता नहीं, इन्होंने वो काम किया भी नहीं था, लेकिन कर जो घूसखोरी का मामला हुआ इसमें 100 रुपये का लगा। घूसखोरी तो एक घुसखोरी की ये अलग ही सोच है कि 100 रुपये का हो, चाहे 1 रुपये का हो, चाहे लाखों का हो, घुसखोरी होता है। किसी काम के एवज में दिया गया पैसा गलत तरीके से, वो घुसखोरी होता है। लेकिन इनके साथ वहाँ पे बहुत गलत हुआ। फिर इनको पकड़ के ले जाती है और पकड़ के ले जाने के बाद इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड होने के बाद ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं, इनके ऊपर दबाव आ जाता है, नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने के बाद है कि इनके जो बच्चे होते हैं सो स्कूलों से निकाले चले जाते हैं। स्कूल में इनके साथ बहुत ही बच्चों के साथ गलत व्यवहार होता है। गांव समाज में इनको बहुत तिरस्कार की नज़र से देखते हैं, लोग बहुत ही हीन भावना से देखते हैं, रिश्तेदार हो चाहे गांव पास पड़ोसी हो सब। पैसे की कमी हो जाती है। जब नौकरी चली गई तो 2 छोटे छोटे बच्चे स्कूल से भी निकाले। 1986 में सस्पेंड हुए और 1994 में फिर इनको नौकरी पे बहाल किया गया। नौकरी पे बहाल किया गया, लेकिन उस जगह पे नहीं, छत्तीसगढ़ जो में रायपुर में नहीं, उनको रीवा भेजा जाता है और आधी सैलरी पे, उस समय उनकी सैलरी 5,000 के आसपास में थी, आधी सैलरी 2,500 के सैलरी पे उनको रीवा भेजा जाता है पोस्टिंग के लिए, उनको ड्यूटी मिल गया। तो फिर ये रीवा चले जाते हैं, पेट की खातिर, बाल बच्चे बड़े हो रहे थे और परिवार को साथ लेके रीवा चले जाते हैं। नए जगह पे नए तरीके से रहना बहुत मुश्किल हो जाता था, वो किसी तरह से वहाँ मैनेज कर रहे थे। लेकिन फिर इसी बीच वो जो केस है सो केस का फाइल खुलता है, केस हो जाती है और केस का फाइल खुलने के बाद वहाँ पे ये एड़ियाँ घसना शुरू करते हैं। लगभग 18 साल बीत गए। 18 साल बाद 2004 में, मतलब शुरू की मैं बात बता रहा हूँ, फिर 1994 में केस का मुकदमा का खुला। 2004 में वहाँ का लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इन्होंने एक 100 रुपये का जो है घपला किया, घूस लिया, ब्राइब लिया इन्होंने। एक फैसला उस समय आता है लोअर कोर्ट का। तो इसके बदले में इन्होंने 1,000 रुपये का जुर्माना, और 1,000 जुर्माने के साथ साथ इन पे मुकदमा लग गया, एक मुहर लग गया कि हाँ सच में इन्होंने पैसे की हेरा फेरी की या घूस खाया, 100 रुपये का घूस, ये एक मुहर लग गया। 100 रुपये जुर्माना भी देना पड़ा, लेकिन उनकी बेइज्जती हुई सो अलग बात। 100 रुपये की नहीं थी उस समय। इनका जो आत्मविश्वास पूरा टूट गया। ये रोने लगे कोर्ट में ही, ये बार बार कह रहे थे कि ऐसा नहीं मैंने किया। फिर इनके बाद इनकी फिर नौकरी छूट गई। अब
1000 जुर्माना हुआ, फिर नौकरी छूट गई, फिर किसी तरह से नौकरी, फिर इनको फिर बहाल किया गया किसी तरह से, लेकिन मोहर लग गई और इनके बच्चे का पढ़ाई छूट गया, सब कुछ लग गया कि अब ये घुसखोर ही हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अब ये बेचारे करें तो क्या करें, इन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ा गया था कि फैसले को चैलेंज कर सकते हैं, तो इन्होंने हाई कोर्ट में ये फैसले को चैलेंज किया और हाई कोर्ट में फैसले को चैलेंज किया और वहाँ से फिर घिसते रहे। जो भी पैसे आते थे वो इसी से कोर्ट कचहरी में चले जाते थे। 2-2 बच्चे बड़े होते चले गए। अब धीरे धीरे बच्चे की जो उम्र है, देखिए इनकी जो ये घटना घटी थी 1986 में, आज 2005, लगभग 39 साल हो चुके हैं। 39 साल में इनके बच्चे बड़े हो गए। एक बच्चे ने शादी नहीं की, जिसकी उम्र अभी 50 साल के आसपास में, उसने शादी नहीं की क्योंकि उससे इस बात की जानकारी थी कि वो उसके पिता बेगुनाह है और पिताजी अकेले पड़ जाएंगे, तो उस केस को कौन ढोएगा और घर परिवार कौन चलाएगा। तो इन्होंने बचपन में पढ़ाई छोड़ दी थी और कमाने लगे थे और साथ में केस लड़ रहे थे। इसी चक्कर में उन्होंने शादी नहीं की और फिर ये अपना कोर्ट का काम चलता रहा। लगातार चलते चलते 2025 में ये फैसला आता है, कोर्ट ने सुनाई कि साहब आप बेगुनाह हैं, आपने 39 साल पहले 100 रुपये रिश्वत नहीं लिए और ये भी आपका चरित्र साफ था। बहुत लोगों ने गवाही दी कि 20 रुपये का जो इनके पास ऑफ़र आया था सबसे पहले दिन ऑफिस में, इसे ठुकरा दिया गया था और वहाँ पर भी उन्होंने 100 रुपये नहीं लिए थे। कुछ लोगों ने गवाही दी। सब कुछ होने के बाद 39 साल बाद ये फैसला आया, क्योंकि हायर कोर्ट में जो है, ये समझिए एक बात को एक अच्छी तरह से, 39 साल बाद ये हायर कोर्ट ने भी इतना सारा समय क्यों लगा दिया। लगभग 2004 में कोर्ट को उसने चैलेंज किया और 2025 11 साल इस कोर्ट ने भी लिया। तो एक छोटा सा 100 रुपये का जो केस होता है, 100 रुपये का मुकदमा का केस, वो तो फाइल के अंदर ही दबता चला जाएगा। वैसे ही 4-5 करोड़ केस जो है सो इंडिया में पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब उस हाई कोर्ट के पास जो है सो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसको फैसला सुनाने में उसका तो हालत ख़राब है। तो फिर ये छोटे से चीज़ के लिए कौन उस पर दिमाग लगाएगा उतना। लेकिन फिर भी इनका तारीख आता रहा, जाता रहा, तारीख आता रहा जाता, लेकिन 2025 में ये फैसला आया और फैसला आने के बाद इनको बरी कर दिया गया, इनको बेगुनाह साबित कर दिया गया 100 रुपये रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में। ये बोला गया कि आप बेगुनाह नहीं हैं, आप काफ़ी ईमानदार थे। इस तरह से वो आदमी, इंसान कोर्ट में ही खड़े होकर समझ में नहीं आ रहा था कि केस जीतने के बाद वहाँ से कि रोए, क्या करे क्या ना करे। वो उसी समय फूट फूट कर रोने लगा और खुशी उनके चेहरे पे कुछ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पूरा जवानी बर्बाद कर दिया इस चीज़ में। उनके बच्चे शादी नहीं करते हैं, उनका परिवार बिखर गया, चोर का इल्ज़ाम लग गया, घुसखोर का इल्ज़ाम लग गया, बच्चों को घुसखोर का बेटा कहा जाता था। ज़िंदगी उनकी पूरी तरह से तहस नहस हो गई। कोर्ट ने कहा कि आपके इस चीज़ों को तो हम वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बाइज्जत बरी कर सकते हैं। उस चीज़ को आपके ऊपर से इल्ज़ाम हटाया जा रहा है, आप अब नौकरी हुई, सभी खत्म। अब इतना सब कुछ होने के बाद ये बेचारे समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। तो फिर अब इतना चीज़ हो गया, लेकिन इन्होंने अभी तक हार नहीं मानी। अगर वो उस समय हार मान जाते तो शायद इनका बेगुनाही साबित नहीं होता। लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि ये सच में बेगुनाह है, लेकिन कोर्ट का फैसला आने में समय लगा, क्योंकि कोर्ट तो फैसला सुनाएगी अपने हिसाब से। अब जो कोर्ट जो मोहर लगा देती, जैसे लोअर कोर्ट ने पहले मोहर लगाया था कि नहीं आप बेगुनाह नहीं है, आपने 100 रुपये का रिश्वतखोरी किया, 1000 का जुर्माना लगाया, तो सब लोगों ने मान लिया भाई कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट का फैसला है। लेकिन सच्चा जो फैसला अभी हाई कोर्ट ने सुनाया ये सुनाया। अब इन्होंने कोर्ट से दावा किया है, सरकार से दावा किया है कि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था, उसने अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी, वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन बुढ़ापे चैन से गुजरे, इसके लिए अब कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। जितने अपने पूरे खर्च किए हैं, अपने जो ये किए हैं, वो सारा का सारा सूद ब्याज मिला के उन्होंने कोर्ट पे दावा ठोका है कि उसे मिलना चाहिए। मेरी भी राय तो यही है कि अब इतना समय बर्बाद करने के बाद, अब बुढ़ापा जो आ चुका है, बच्चे ने शादी नहीं किया, पैसे की कमी है, अब उन्हें कॉम्पनसेशन कोर्ट दे। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में जरूर कमेंट करें। लेकिन एक देखिए, एक जो जज हैं यशवंत, जो दिल्ली में जो इनका घर से पैसे मिले, उनके ऊपर 6 महीने हो गए, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। लेकिन एक बेचारे जो गरीब आदमी, जो छोटे से क्लर्क थे, उनके 100 रुपये का जो इल्ज़ाम लगा, वो भी धोखे से, उस पर आज 39 साल बाद फैसला आया। जवानी 43 साल का, वो 43 साल के आदमी, पूरा जवानी ख़त्म, आज वो 86 साल के हैं, उम्र के लास्ट पड़ाव पे हैं, कभी भी गुजर सकते हैं वो। शायद मुझे लग रहा है कुछ समय और बीतता तो हो सकता है कहीं इस दुनिया में ना रहता, तब जाकर फैसला आता। ये कहानी कैसी लगी, इस कहानी के बारे में जरूर कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।